गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले कालखंड में हम लोगों ने नाभिकीय रसायन के बारे में पढ़ा था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी समूह विस्थापन नियम। समूह विस्थापन नियम 1931 में 1931 में सोडी और फजान ये दो वैज्ञानिक थे, दो रसायनज्ञ थे। उन्होंने समूह विस्थापन नियम दिया था और यह नियम किस चीज के ऊपर आधारित है? यह नियम आधारित है रेडियो एक्टिव विघटन के ऊपर, है ना। तो रेडियो एक्टिव विघटन के बारे में पिछले कालखंड में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। रेडियो एक्टिव विघटन रदरफोर्ड और सोडी ने बताया था। उन्होंने क्या कहा था कि यदि किसी तत्व के द्वारा एक अल्फा कण का अगर विकिरण हो रहा है या बीटा कण या गामा कण का विकिरण हो रहा है तो उससे एक नया पदार्थ बनता है, नया तत्व का निर्माण होता है। अर्थात रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु कैसा होता है? अस्थायी होता है। रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु अस्थायी है। और कौन सा तत्व अस्थायी होगा, कौन सा परमाणु अस्थायी होगा? जिसका एनपी अनुपात 1.5 से कम होगा, है ना। एनपी अनुपात भी बता चुके हैं। नाइट्रोजन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 या उससे अधिक होता है तो क्या होगा? वे तत्व के परमाणु अस्थायी हो जाते हैं, उनके नाभिक अस्थायी हो जाते हैं और वो लगातार अल्फा बीटा गामा विकिरण उत्पन्न करते हैं और जिससे एक नए तत्व का निर्माण होते जाता है। इन्हीं को जोड़ते हुए सोडी और फजान ने अपना एक नियम दिया था और ये नियम क्या था? ये नियम था समूह विस्थापन नियम। नाम से समझ में आ रहा है ना। समूह विस्थापन किसी भी समूह का आवर्त सारणी में किसी एक समूह का से तत्व का विस्थापन होकर के किसी दूसरे समूह में तक पहुंचना, है ना। तो ये समूह विस्थापन नियम किसने दिया था? सोडी और फजान ने दिया था। उन्होंने क्या बताया कि यदि किसी तत्व से अल्फा किरणों का, बीटा किरणों का और गामा किरणें अगर निकल रही हैं तो एक अल्फा कण के निकलने से उसके परमाणु भार में 4 की कमी आ जाती है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है, तो उसका आवर्त सारणी में स्थान परिवर्तित हो जाता है ना। ये नियम क्या था? नियम जैसा अपने को मालूम है, मोसले ने बताया था। मोसले ने क्या कहा था कि कोई भी तत्व को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम के आधार पे जमाया जाता है। तो अगर परमाणु क्रमांक में कमी आएगी तो क्या हो जाएगा? वह तत्व बाईं ओर सरक जाएगा। अगर परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो गई तो क्या होगा? उसका स्थान आवर्त सारणी में दाहिनी ओर हो जाएगा। यही कहलाता है समूह विस्थापन नियम। यदि किसी तत्व से एक अल्फा कण निकल रहा है, एक अल्फा कण, ठीक है, का उत्सर्जन एक अल्फा कण का अगर उत्सर्जन हो रहा है, एक अल्फा कण अगर निकल रहा है तो क्या होगा? तत्व का परमाणु भार में 4 की कमी आएगी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आएगी। कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व है कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व है, यदि उस तत्व में से एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है तो
उसका परमाणु भार 4 कम हो जाता है और परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे पोलोनियम, परमाणु भार हो गया 218, परमाणु क्रमांक होता है 84। इसमें से अगर एक अल्फा कण निकल जा रहा है, तो जब एक अल्फा कण निकलेगा तो नया पदार्थ बनता है, उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 82 और परमाणु भार हो जाएगा 214। ठीक है, 218 था परमाणु भार, कितना हो गया? 214 हो गया। परमाणु क्रमांक 84 था, कितना हो गया? 82 हो गया। तो यह जो तत्व है पोलोनियम, यह 16वें समूह का सदस्य है। जो 84 परमाणु क्रमांक है, यह कौन से समूह का सदस्य है? 16वें समूह का सदस्य। ठीक है, और जब इसमें से परमाणु क्रमांक 2 कम हो गया, 2 कम हो गया मतलब इसका स्थान 2 बाईं ओर हो जाना चाहिए, 82 हो गया तो ये 14वें समूह में आ जाता है। 16वें समूह का सदस्य एक अल्फा कण उत्सर्जित करके 14वें समूह में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मोसले ने अपना जो दीर्घ आवर्त सारणी बताई थी, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम के आधार पे व्यवस्थित किया था। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक कम हुआ ना, अर्थात उसका 2 स्थान क्या हो गया? बाईं ओर आ जाएगा। ये हो गया अल्फा कण का विकिरण। अब बीटा कण, यदि किसी तत्व में से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व में से क्या हुआ? एक बीटा कण का उत्सर्जन हुआ। तो ये देखते हैं कि एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु भार एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु भार में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आता? परिवर्तन क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसका भार इतना कम होता है, इतना हल्का होता है कि हम इसको नगण्य मान सकते हैं। लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 1 बढ़ गया। तो फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, लेड। अभी अपन ने लिया था लेड। यदि लेड 214-82 से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है, एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है, तो क्या होगा? उसका परमाणु भार जैसा था वैसे ही होगा, 214 ही रहेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। ये 82 से 83 हो गया। अर्थात हमें यह मालूम है कि अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि यह कौन सा समूह का सदस्य था? 14वें समूह का, है ना। तो ये किस समूह का सदस्य हो जाएगा? अब यह 15वें समूह का सदस्य हो जाएगा। तो ये 14वां समूह हो गया और ये 15वें समूह का सदस्य बन गया। तो हम ये देखते हैं कि आवर्त सारणी में यदि एक बीटा कण निकला है तो परमाणु क्रमांक चूंकि 1 बढ़ गया है, इसलिए यह एक स्थान दाईं ओर किधर जाएगा? एक स्थान दाईं ओर, है ना। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे, मतलब 14 से 15 बढ़ा, अर्थात ये बाएं से दाईं की ओर जाएगा। तो
पूरा समूह विस्थापन नियम फिर से समझाती हूँ आपको। समूह विस्थापन नियम किसने दिया था? रदरफोर्ड और नहीं, सोडी और फजान ने दिया था, है ना। सोडी और फजान ने क्या बताया कि यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है, विकिरण हो रहा है, तो आवर्त सारणी में उसका स्थान 2 स्थान बाईं ओर हो जाता है, क्योंकि उसमें से 2 परमाणु क्रमांक कम हो गया और 4 परमाणु भार कम हुआ। इसी तरह से यदि किसी तत्व के द्वारा एक बीटा कण निकलता है, तो बीटा कण के निकलने से आवर्त सारणी में एक स्थान बाईं ओर हो जाता है, क्योंकि अगर एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु भार में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे थे कि एग्जाम्पल लिया था पोलोनियम। पोलोनियम 16वें समूह का सदस्य है। अगर एक अल्फा कण निकल रहा है तो वो 14वें समूह में पहुंच गया। यदि एक बीटा कण निकल रहा है, पोलोनियम से अगर एक अल्फा कण निकला तो वो 14वें समूह में पहुंचा और बना लेड, है ना। अब ये 14वें समूह के लेड से अगर हमने एक बीटा कण को और निकलवा दिया तो क्या हो जाएगा? वह बिस्मथ बन जाएगा और वह एक स्थान दाईं ओर सरक जाएगा। तो इसका स्थान क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी में 15वें समूह में पहुंच जाएगा। अब यदि मान लीजिए इस बिस्मथ से फिर से एक अल्फा कण को, फिर से एक तो बीटा कण निकाल दिया जाए। ये बिस्मथ है, इसी से एक बीटा कण निकाल रहे हैं, बीटा कण निकाला, क्या बनेगा? बन जाएगा। परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परमाणु क्रमांक अब 84 हो गया, है ना। तो ये 15वें समूह का सदस्य था, परमाणु क्रमांक था बिस्मथ का 83। इसमें से फिर से एक बीटा कण निकल गया, तो परमाणु क्रमांक तो इसका कितना है? 200, परमाणु भार तो 214 ही है, परमाणु क्रमांक हो गया 84। अब आप यहाँ पे थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया था, पोलोनियम का परमाणु भार कितना था? अल्फा कण निकाल रहे थे जब बताया था, पोलोनियम का 218 था। यहाँ पे भी हमको पोलोनियम ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसका परमाणु भार, पहले परमाणु भार था 218, अभी परमाणु भार हो गया 214। दोनों का परमाणु क्रमांक समान है ना। क्या पता चल रहा है? आवर्त सारणी में किसी भी तत्व को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर रखा गया है, और परमाणु भार चाहे 214 हो, 218 हो, लेकिन यदि उसका परमाणु क्रमांक 84 है, परमाणु क्रमांक निश्चित होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? पोलोनियम ही कहलाएगा, है ना। तो इस तरीके के वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? जिनके परमाणु भार तो अलग अलग हो लेकिन परमाणु क्रमांक एक समान हो, वे कहलाते हैं समस्थानिक। तो समूह विस्थापन नियम आपको समझ में आ गया? एक बार और दोहरा दूं। समूह विस्थापन नियम 1931 में सोडी और फजान ने दिया था। उन्होंने ये बताया कि किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा अगर अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन हो रहा है, तो यदि एक अल्फा कण निकलता है तो उसका आवर्त सारणी में स्थान 2 स्थान बाईं ओर हो जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है। वैसे ही यदि एक बीटा कण निकल रहा है तो उसका स्थान 1 स्थान दाईं ओर हो जाता है, क्योंकि उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है ना। ये हो गया समूह विस्थापन नियम। अब अभी आपको बताया मैंने समस्थानिक के बारे में। क्या होते हैं समस्थानिक? समस्थानिक किसे कहा जाता है?
पढ़े हो आप लोग? किसके समस्थानिक जानते हैं पहले? समस्थानिक यानी आइसोटोप, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु भार कितना होता है? 16 और परमाणु क्रमांक होता है 8। कुछ ऐसे भी ऑक्सीजन मिले हैं जिसका परमाणु भार 18 और परमाणु क्रमांक 8 है। तो ये दोनों एक दूसरे के समस्थानिक कहला रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे कार्बन। कार्बन परमाणु भार 12 और परमाणु क्रमांक 6। इसी का एक और समस्थानिक मिलता है, एक और कार्बन प्राप्त हुआ जिसका परमाणु क्रमांक तो 6 था लेकिन परमाणु भार 14 था, है ना। अब अभी मैंने एक और एग्जांपल लिया, पोलोनियम। (218) भी और पोलोनियम 214 भी, लेकिन दोनों का परमाणु क्रमांक कितना है? 84। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं। तो जब परमाणु क्रमांक एक समान है तो इसका आवर्त सारणी में स्थान भी एक ही होगा और इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होते हैं, है ना। समस्थानिक वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु भार अलग अलग हैं लेकिन परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं। चूंकि परमाणु क्रमांक एक समान है अतः उसका आवर्त सारणी में स्थान निश्चित है और इनके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे हैं? एक समान होते हैं। ठीक, तो ये हो गया समस्थानिक के बारे में। इसी को अपन इंग्लिश में आइसोटोप भी बोलते हैं। इसके बाद समभारिक। समभारिक किसे कहा जाता है? जैसे एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, आर्गन। ठीक है, इसका परमाणु भार कितना होता है? 40, परमाणु क्रमांक 18। पोटेशियम 40, 19। कैल्शियम 40 और 20। कुछ ऐसे तत्व भी प्रकृति में हैं जिनके परमाणु भार तो समान है लेकिन इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। तो वे तत्व जिनके परमाणु भार एक समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व समभारिक कहलाते हैं। अब यदि हम इन समभारिक तत्वों को देखें तो इसके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? इसका जैसे इसका परमाणु क्रमांक 18 है तो परमाणु भार कितना होना चाहिए था? 36 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है और ये हो जाता है 40। वैसे 39 पॉइंट समथिंग है, उसको अपन राउंड फिगर में 40 मान लेते हैं। दूसरा पोटेशियम, यह भी 39.9 है, इसको भी 40 माना है और इसका परमाणु क्रमांक हो गया 19। दूसरा हो गया कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु भार हो गया 40, परमाणु क्रमांक हो गया 20। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 20, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 19 और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 18 है। जितनी भी संख्या बढ़ी वो किस में बढ़ी? न्यूट्रॉन्स में बढ़ रही है ना। तो समभारिक अर्थात वे पदार्थ जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु भार एक समान होते हैं, वे तत्व कहलाएंगे समभारिक। तो जो समभारिक पदार्थ होते हैं परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, इसीलिए इनके रासायनिक और भौतिक गुण भी अलग अलग ही होंगे। तो समस्थानिक और समभारिक में अंतर जो है मेन समझ में आ गया।
कुछ सम न्यूट्रॉनिक भी मिलते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है। उन पदार्थों को सम न्यूट्रॉनिक पदार्थ भी कहा जाता है। तो ये हो गया समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। तो हम लोग पढ़ रहे थे समूह विस्थापन नियम, उसमें अल्फा और बीटा किरणों का उत्सर्जन, है ना। तो जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तब क्या होता है, और जब बीटा कण उत्सर्जित होता है। इसके बाद पढ़ा हमने समस्थानिक और समभारिक। समभारिक का उदाहरण पढ़ा रही थी, जैसे आर्गन परमाणु भार 40, पोटेशियम का भी 40 और कैल्शियम का भी परमाणु भार 40 है। परमाणु क्रमांक तीनों के अलग अलग हैं, इसका 18, इसका 19 और इसका 20 है। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों में, इसमें 18 होगी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसमें 19 होगी और इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 होगी। जो परिवर्तन आएगा वो किसकी संख्या में आएगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या में आएगा। इसमें से एक एग्जाम्पल अपन रेडियो एक्टिव तत्व का भी ले लेते हैं। जैसे बिस्मथ का परमाणु भार होता है 200, अभी बताया था 213, और परमाणु क्रमांक था 83, है ना। और परमाणु भार कितना था बिस्मथ का, कितना 211 बताया ना। इसी का 214 बताया था, हाँ ठीक, 214 है, ठीक है। समभारिक पोलोनियम भी 214 और ये हो गया 84। तो इस तरीके से ये रेडियोएक्टिव तत्व है बिस्मथ, परमाणु भार इसका भी 214 है और परमाणु भार इसका भी 214 है, लेकिन दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसीलिए ये तत्व अलग अलग है। यहाँ पे तत्व बदल गया ना, ये बिस्मथ है, पोलोनियम है, यहाँ पे भी आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तत्व परिवर्तित हो गए। क्यों तत्व परिवर्तित हुए? क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। लेकिन समस्थानिक में क्या होता है, तत्व एक ही रहता है। जैसे कौन सा समस्थानिक हमने लिया, यूरेनियम ले लेते हैं, मान लीजिए यूरेनियम 230 592 और यूरेनियम 238 92। ये क्या है, समस्थानिक है, तत्व एक ही है क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक एक है, लेकिन इनके परमाणु भार अलग अलग है। तो अंतर इन दोनों में समझ में आया कि वास्तव में समस्थानिक किसको बोल रहे हैं और समभारिक किसको कहा जा रहा है ना। हाँ। अब आप एक एग्जाम्पल और लेके पढ़ाती हूँ आपको। मान लीजिए पोलोनियम, चूंकि परमाणु क्रमांक इसका 84 है, 84 है, तत्व कौन सा हो जाएगा, पोलोनियम हो जाएगा। यदि इसमें से एक अल्फा कण निकलता है, बनने वाला जो पदार्थ होगा, बनने वाला पदार्थ होता है लेड, क्योंकि उसका परमाणु भार 211 हुआ परंतु परमाणु क्रमांक उसका 82। बता चुकी हूं पिछले एग्जाम्पल में कि यदि परमाणु क्रमांक 82 है तो वो कौन सा तत्व होगा, वह लेड होगा, है ना। परमाणु भार बदल गया, यहाँ पे परमाणु भार बदला लेकिन परमाणु क्रमांक चूंकि सेम है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह लेड। अब इसमें से एक बीटा कण निकाल दीजिए। बनने वाला पदार्थ जो होगा वो बनता है 82 के बाद 83 किसका था, बिस्मथ का था, लेकिन इसका परमाणु भार 211 ही है ना। एक बीटा कण निकाला, एक और बीटा कण हम निकाल लेते हैं इसमें से।
एक और अगर बीटा कण निकाल लिए तो क्या होगा, 84 यानी पोलोनियम। परमाणु क्रमांक कितना हुआ, 211 ही है। पोलोनियम लिया था हमने 215 परमाणु भार वाला। इस 215 परमाणु भार वाले पोलोनियम में से, चूंकि इसका परमाणु क्रमांक 84 है तो ये पोलोनियम है, से एक अल्फा कण निकाला तो यह लेड में परिवर्तित हो गया। लेड जिसका परमाणु क्रमांक 82 है, परमाणु भार 211 है। इस लेड में एक बीटा कण निकाला। जब एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 1 बढ़ गया, ये 82 था, ये 83 हो गया, बिस्मथ बना, इसका परमाणु क्रमांक 83 हो गया। लेकिन चूंकि परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो परमाणु भार इसका 211 ही रह गया, है ना। फिर से एक बीटा कण निकाल दिया, 83 था, अब ये कितना बढ़ जाएगा, एक परमाणु क्रमांक फिर बढ़ जाएगा एक बीटा कण निकलने से, तो ये हो गया 84। और परमाणु भार इसका कोई परिवर्तन चूंकि परमाणु भार में नहीं होता, इसलिए परमाणु भार 211 का 211 ही रहेगा। आया समझ में। तो इसमें क्या होता है कि यदि एक अल्फा कण और 2 बीटा कण निकालते हैं, किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व में से अगर एक अल्फा कण और एक बीटा कण निकलता है तो हमको वापस वही तत्व प्राप्त हो जाता है, वही रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त हुआ। पोलोनियम से स्टार्ट किया, एक अल्फा कण और ये 2 बीटा कण निकाला, तो कौन सा तत्व प्राप्त हुआ, पोलोनियम ही प्राप्त हुआ, 84 ही है उसका। लेकिन परमाणु भार में परिवर्तन आ गया। तो परमाणु भार चाहे कुछ भी हो, परमाणु क्रमांक से ही उसका नाम निर्धारित होता है। किसी भी तत्व का नाम किसके द्वारा निर्धारित होता है, परमाणु क्रमांक के द्वारा होता है। ये हुआ अल्फा या बीटा कण का निकलना। अब अपन एक गणित कर लेते हैं। मान लीजिए कोई एक तत्व है, एग्जाम्पल ले लेते हैं थोरियम। थोरियम 234 और 90 एक तत्व है थोरियम, इसका परमाणु भार होता है 234 और परमाणु क्रमांक होता है 90। यदि इसमें से इस अल्फा और बीटा कण निकलते हैं और यह लेड में परिवर्तित होता है, लेड 206, लेड यानी कितना परमाणु भार होना, परमाणु क्रमांक होना चाहिए इसका 82। यहाँ 211 है ना, यहाँ कितना हो गया 206। तो इसको हम लेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका 82 ही है, 82 ही है। अर्थात ये मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ आपको कि परमाणु का जो तत्व जो है वो तत्व किसके द्वारा निर्धारित हो रहा है, परमाणु क्रमांक के द्वारा। उसका परमाणु भार परिवर्तित हो सकता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व है ना। तो इसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। तो यदि थोरियम 234 90 से लेड का निर्माण हो रहा है 206 और 82, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस क्रिया में कितने अल्फा कण और कितने बीटा कण का उत्सर्जन होगा। हमको यहाँ तो हमने ये देखा कि यहाँ से एक अल्फा कण को निकाल दिया, इसका परमाणु भार 4 कम हुआ, इसका परमाणु क्रमांक 2 कम हुआ, है ना। एक और अल्फा कण अगर हम निकालते तो फिर इसके परमाणु भार में 4 की कमी आती, फिर परमाणु क्रमांक में 2 और कम हो जाता, फिर अल्फा कण निकालते तो 4 की कमी 2 की कमी होते जाती। लेकिन यदि बीटा कण का उत्सर्जन हो जा रहा है तो परमाणु भार उतना ही हो रहा है और परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती जा रही है ना। अब यहाँ पे मैंने आपसे ये कह दिया है कि एक पदार्थ है थोरियम, उसका परमाणु भार हो गया 234 और परमाणु क्रमांक हो गया 90, अर्थात 90 परमाणु क्रमांक किसका होता है, थोरियम का होता है। 82 परमाणु क्रमांक किसका होता है, लेड का।
82 परमाणु क्रमांक लेड का है। इसका परमाणु भार यहाँ पे हमको 206 तक पहुँचना है। ठीक, तो कितने अल्फा और कितने बीटा कणों का उत्सर्जन होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अल्फा कणों का उत्सर्जन हमको देखना है। पहले अल्फा कण का उत्सर्जन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? अल्फा कण का उत्सर्जन निकालना है तो इसके परमाणु भार से इस परमाणु भार को घटाया जाएगा। चलिए घटाइए। चौदह में 6 गए 8 और ये 2, 28 का अंतर है ना। जब हम इस परमाणु भार में से इस परमाणु भार को कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो अपने पास कितना अंतर आया? 28। अब चूंकि हम अल्फा कणों का भार निकाल रहे हैं, अल्फा कणों का भार निकालना तो क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से भाग देंगे, डिवाइडेड बाई 4, तो 7 × 28 कितना आ गया? 7 आया। मतलब यदि थोरियम में से थोरियम को लेड में परिवर्तित करना है तो इसमें से 7 अल्फा कण निकलेंगे। आपको ये भी बता चुके हैं कि यदि बीटा कण निकलता है तो उसके परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो जो भी परिवर्तन आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है? अल्फा कणों के निकलने के द्वारा ही। तो अल्फा कण का अगर उत्सर्जन हो रहा है तो 28 कम हुआ, अर्थात और एक अल्फा कण का भार कितना हो जा रहा है? 4 की कमी आ रही है। तो 28 के लिए कितने की कमी आ जाएगी? 7 की। अर्थात इस क्रिया में 7 अल्फा कणों का उत्सर्जन होगा। ठीक है, ये तो हो गया अल्फा कण। अब बीटा कणों का उत्सर्जन करना है ना। जब 7 अल्फा कण निकलेंगे तो परमाणु भार इतने से इतने हो गया, लेकिन 7 अल्फा कण के निकलने से परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन आएगा? परमाणु क्रमांक कितना कम हो जाएगा? अगर एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक 2 कम होता है, तो 7 निकलेंगे तो कितना कम हो जाएगा? एक अल्फा कण निकल रहा है, परमाणु क्रमांक 2 कम होता है। 7 अल्फा कण निकलेंगे, परमाणु क्रमांक 14 कम हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक की कमी आ गई, 14 की कमी हो गई। ये परमाणु क्रमांक में कमी आई। तो ये था 90, है ना। इसमें हम क्या करेंगे? 14 को कम कर देंगे। कितना बच गया? 76 बचा। परमाणु क्रमांक कितना हो गया इसका? 76 हो गया। अच्छा, ठीक से लिख दें, ये 76 हो गया है ना। हमको कितना चाहिए? 82 चाहिए। तो 76 से 82 तक पहुंचना है हमको। 7, 8, 9, 10, 11 कितना हो जाएगा? 82 में से 76 को माइनस कर दीजिए। कितना आया? कितना आ रहा है? 6 बीटा कण। ये हो गया 82 माइनस 76 बराबर 6। ये आ गए आपके बीटा कण। फिर से इसको दोहराती हूँ। एक पदार्थ है थोरियम, परमाणु भार 234 है और परमाणु क्रमांक 90 है। इसमें से कितने अल्फा और बीटा कण निकलेंगे कि इसका परमाणु भार 206 और परमाणु क्रमांक 82 परमाणु क्रमांक है, यानी तत्व निश्चित हो गया, लेड है ना। तो इस लेड के बनने तक कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं? क्या करना पड़ेगा हमको?
इसका जो परमाणु भार है, इस परमाणु भार से इस परमाणु भार को घटा दीजिए, तो 234 माइनस 206 अपने पास 28 आता है। और चूंकि एक अल्फा कण के निकलने से 4 की कमी आ रही है, तो हमको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करते हैं तो कितने कण आ गए? 7 अल्फा कणों का उत्सर्जन हो गया। 7 अल्फा कणों का उत्सर्जन हुआ। जब 7 अल्फा कणों का उत्सर्जन होगा तो उसके द्वारा क्या होगा? एक अल्फा कण के निकलने से 2 परमाणु क्रमांक में कमी आ रही है, तो 7 के निकलने से 14 परमाणु क्रमांक की कमी हो जाएगी। तो हमारे पास पहले कितना था? 90 था। 90 में से हमने क्या किया? 14 परमाणु क्रमांक को माइनस कर दिया। अगर बीटा कण नहीं निकलते तो 76 परमाणु क्रमांक होता। यहाँ पे 206 और 76 परमाणु क्रमांक होता। लेकिन चूंकि इसमें से बीटा कण भी निकल गए हैं, तो एक बीटा कण के निकलने से परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए परमाणु भार जो था अल्फा कण को निकलने से वही रहेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक एक एक बढ़ते जा रहा है। तो 76 से परमाणु क्रमांक को कहाँ तक बढ़ाना है? हमको 82 तक बढ़ाना है। तो 82 तक जब हम बढ़ाएंगे तो हमको पता चलता है कि 6 बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि थोरियम 23490 से लेड 20682 तक के बीच में 7 अल्फा कण और 6 बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। तो अगर आपको कोई तत्व का परमाणु भार, परमाणु क्रमांक मालूम है, उससे अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हो रहा है, तो आप निकाल सकते हैं कि कितने अल्फा कणों का उत्सर्जन हुआ और कितने बीटा कणों का उत्सर्जन हो गया। एक प्रयोग और अपन एक और गणित करते हैं। लिखिए यूरेनियम 235 92 से लेड 207 लेड का परमाणु क्रमांक 82 यूरेनियम 235 92 से लेड 207 82 तक के विघटन में कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन होगा, है ना? वैसे ही निकालेंगे। 235 यूरेनियम का परमाणु भार है और लेड का परमाणु भार 207 है। क्या करना पड़ेगा? पहले इसमें से इसको घटा देंगे। कितना आ रहा है बताइए? इसमें भी 28 ही आ रहा है ना? तो यूरेनियम 235 से लेड 207 बनने तक में 28 की कमी आ रही है। अब एक अल्फा कण अगर निकलता है तो 4 की कमी आती है, मतलब कितने अल्फा कण का उत्सर्जन हो गया? 7 अल्फा कणों का उत्सर्जन हो गया। ये तो अपने को समझ में आ गया। अब इसके पश्चात हमको क्या करना है? यूरेनियम 92 था, इससे लेड 82 बन रहा है। इसके बीच में कितने बीटा कण निकले इसको हमको देखना है ना? तो बीटा कणों का उत्सर्जन, चूंकि 7 अल्फा कण निकले तो परमाणु क्रमांक में कितने की कमी आ जाएगी? 14 की, है ना? एक में 2 की कमी आती है तो 7 में 14 की कमी आएगी। तो हम करेंगे 90 माइनस 14, कितना हो गया?
वैसे क्या, और इसमें फिर 76 आ गया, 76 आया। अब क्या करना पड़ेगा, 76 परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक 76 हो गया, इससे हमको कहाँ तक पहुँचना है, 82 तक पहुँचना है। तो 77, 78, 79, 80, 81 और 82, कितने बीटा कण, 6, 80, हाँ सॉरी ठीक, ये 92 था परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पे हो गया कितना, 8, 12, 2, 8, 78 हो गया। 82 माइनस 78, जब ये इसमें से इतना घट माइनस कीजिए, कितना हुआ, 4 बीटा कण, 78, 82 माइनस 78 तो हो गए 4 बीटा कण। पूरा इसको फिर से दोहरा रही हूँ। यूरेनियम 235, 92, 92 परमाणु क्रमांक किसका होता है, यूरेनियम का होता है। इससे लेड 82 और परमाणु भार अब इसका 207 है। इतने के बीच में कितने अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ, 7 का, क्योंकि इसके परमाणु भार 235 में से 207 को माइनस किया, 28 आया। एक अल्फा कण निकलने में से 4 परमाणु भार की कमी हो रही है, तो कितने अल्फा कण निकल गए, 7 अल्फा कण निकले। यदि 7 अल्फा कण निकलते हैं तो परमाणु क्रमांक कितना कम हो गया, एक के निकलने से 2 होता है, तो 14 की कमी आ गई। 92 इसका परमाणु क्रमांक था, इसमें से 7 अल्फा कण निकल गए, हो गया 14, माइनस किया तो आ गया 78। 78 अभी है जब अल्फा कण निकले, अब हमको बीटा कण निकालना है, तभी तो पहुंचेगा 82 तक। तो एक अगर बीटा कण निकला 79, दूसरा निकला 80, तीसरा निकला 81 और चौथा बीटा कण निकल गया तो 82। अर्थात इस यूरेनियम से लेड बनने में 7 अल्फा कण और 4 बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।